Assalamu alaikum and hello friends. I am Farhan Mir, a trader, investor and a financial advisor. Welcome back to our channel. खराब खबरों का सिलसिला दोस्तों थम ही नहीं रहा। ऐसे में एक और खराब न्यूज़ आपके सामने है। जॉर्ज सोरोस साहब की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जिसके बाद पूरे मीडिया में हर जगह हल्ला मचा हुआ है कि मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी। तो ऐसा जॉर्ज सोरोस साहब ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा जिसकी वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और ये जॉर्ज सोरोस साहब एक्चुअली है कौन, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जिनके बोलने पे इतना बड़ा वेटेज है। ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर रुपी डॉलर क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। लास्ट वीक में क्या हुआ था, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, एक वीडियो सब नॉलेज कंप्लीट आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जॉर्ज सोरोस साहब ने मीडिया को एड्रेस किया, बहुत बड़ा भाषण था जिसमें से मोदी और अडानी के बारे में इन्होंने 1.5-2 मिनट बात की। तो मोटा मोटा जो इनका पॉइंट था वो ये था कि मोदी और अडानी एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अडानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शेयर्स में मैनिपुलेशन है, कर्जा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अडानी ग्रुप का जो एफपीओ आया था वो 20,000 करोड़ भी जुटा नहीं पाया। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है इंडिया में, कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को मोदी साहब को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इंडिया में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में उठाए। ज़्यादातर दोस्तों ये पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता ही थे, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, बिकॉज ये चीज़ ना हिंडलबर्ग ने भी सेम पॉइंट्स सेम मुद्दे अपनी रिपोर्ट में उठाए हुए हैं। और बेसिकली हिंडलबर्ग के पहले भी हर वो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो इस मार्केट में काम कर रहा है उन्हें तो पता ही है कि अडानी ग्रुप में प्रॉब्लम है, उनके शेयर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं और उनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ नया प्रॉब्लम इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ये चीज़ हमको पता भी है। हिंडलबर्ग ने उसको रिपोर्ट निकाली थी, उसका क्रेडिट स्विस ने बोला, अब जाके जॉर्ज सोरोस साहब ने भी सेम ही चीज़ें बोली हैं। तो अगर हम जॉर्ज सोरोस साहब के बारे में बात करें ना, तो बेसिकली इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ही अच्छी है। ये जब भी कुछ करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा सटीक साबित होते हैं। ये फेमस कब हुए थे? सबसे पहले इन्होंने 1992 में बेसिकली पॉन्ड पे शॉर्ट किया था। पॉन्ड यूके की करेंसी है, पॉन्ड को शॉर्ट किया था जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। तो इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स किए हुए हैं जो आगे चल के सही साबित हुए। बेसिकली हेज फंड ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं जो बेसिकली शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। जॉर्ज सोरोस साहब की हिस्ट्री रही है, ये कभी भी ना इंडिविजुअल किसी को टारगेट नहीं करते, ये हमेशा पूरी की पूरी कंट्री को ही टारगेट करते हैं। अब इनका ऐसा मानना है कि जो अडानी ग्रुप है बेसिकली पूरा इंडिया ही है, इसलिए डायरेक्टली अडानी ग्रुप को ही टारगेट कर रहे हैं। और इनका ऐसा है कि कोई भी देश या ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई भी ग्रुप उस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरे देश को या डोमिनेट कर दे। इसके लिए उनका ऐसा मानना है कि अडानी साहब बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जॉर्ज सोरोस साहब ने अपनी रिपोर्ट निकाली हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रिपोर्ट है जो जॉर्ज सोरोस साहब ने जो कहा है, इसके बाद क्या मार्केट क्रैश हो सकती है? मैं आपको दोस्तों आपको एक डेटा आपके सामने रखता हूं। आप देखिए कि जो शुरुआत हुई थी, आप देख सकते हैं अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 75% के आसपास डाउन है। पूरे स्टॉक की लिस्ट आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर सिर्फ देखिए आप, जो अडानी एंटरप्राइजेस है ये बेसिकली 4,000 से गिरते हुए 1,000 तक गया था और 1,000 से वापस बाउंस लेके 1,700 के आसपास है। तो ऑलरेडी स्टॉक्स अपने हाई से 75% के आसपास तो डाउन है। अब देखा जाए तो इनकी जो मार्केट कैप थी अडानी ग्रुप, तो होल अडानी ग्रुप की जो मार्केट कैप थी वो करीब करीब 20 लाख करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप तो ऑलरेडी उड़ चुकी है। अब अगर अडानी साहब आज को अपना पूरा बिजनेस ही वही बंद कर देते हैं, पूरा सब कुछ बंद कर देते हैं, तब भी करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास तो उनके पास एसेट है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि 75% गिरने के बाद भी इनकी वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, लेकिन आप समझिए कि 4,000 के लेवल के आसपास जब अडानी टोटल गैस था, अडानी एंटरप्राइजेस 4,000 के आसपास था, वो टाइम पे अडानी ट्रांसमिशन 4,000 के आसपास था, वो टाइम पे हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो वो टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। लेकिन आप समझिए कि अब जब जॉर्ज सोरोस साहब बोल रहे हैं तो ग्रुप की वैल्यूएशन ऑलरेडी आधी घट चुकी है, 10 लाख करोड़ की बची है। तो ऐसा ग्रुप जिसके पास 5 लाख करोड़ के आसपास के एसेट्स हैं और 10 लाख करोड़ के आसपास उसकी मार्केट कैप है, तो ये बहुत ज्यादा भी ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है। अब जहां तक कर्जे की बात है, 1.6 लाख करोड़ उनके ऊपर कर्जा है, जिसमें से अगर आप देखोगे ना तो 1 लाख करोड़ का कर्जा तो उन्होंने बाहर वालों से लिया है, फॉरेन वालों से लिया है। सिर्फ अगर इंडिया के कर्जे की बात करें तो 60,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। और LIC और SBI ने भी बहुत क्लियर बोल दिया कि हमारे पास बिल्कुल भी इतना बहुत ज्यादा अडानी का एक्सपोजर नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब हिंडलबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तब ऑब्वियस सी बात है वो ग्रुप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। बट जब जॉर्ज सोरोस साहब की रिपोर्ट आई है तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसी बात हो गई ना कि एक बच्चा आपको पता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा, पूरा साल भर उसने पढ़ाई नहीं किया, तो आपको तो पता है कि रिजल्ट तो खराब ही आना है। तो यही चीज अडानी के साथ है
कि उसके ग्रुप में प्रॉब्लम थी, तो कभी ना कभी तो कुछ होना ही था। और एक बार रिजल्ट आ गया, हिंडलबर्ग की रिपोर्ट के बाद रिजल्ट आ गया, एंड ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो खराब ही आना था, तो पहले से पता ही था। और उस रिजल्ट आने के बाद आपने उस बच्चे को पनिशमेंट दे दी, मार दिया, जो भी कर दिया, एज अ पेरेंट आपने कुछ पनिशमेंट दे दी, अब हो गया। अब उसके बाद एक रिलेटिव आपका और एक आ जाता है, आपके बच्चे का रिलेटिव आ जाता है और बोलता है अरे यार बच्चा तो फेल हो गया, तो आप क्या कर लोगे? बेसिकली अब जो होना था हो चुका है, अब तो रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, एक दो तीन ऐसे ऐसे टाइम पास लोग बहुत आएंगे, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब बच्चा फेल हो चुका है, मार दिया, अब और क्या कर लोगे? तो बेसिकली जो होना था मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप में हो चुका है। और जब मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के आसपास थी, उसके बाद अगर मार्केट ने 200-300-400 पॉइंट का फॉल बताया, तो अब तो होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अब नया फॉल, मुझे नहीं लगता अडानी की वजह से कुछ और होने वाला है। और लास्ट वीडियो में मैंने बहुत क्लियर बोला था कि अडानी पे अब मैं और बहुत डिस्कस नहीं करने वाला हूं, अनलेस एंड अनटिल कुछ नया और नहीं हो जाता, क्योंकि मेरे ख्याल से अडानी में हो चुका है। जॉर्ज सोरोस साहब इतने क्रेडिबल आदमी हैं और हर जगह यही रिपोर्ट चली, इसलिए उनका यहाँ पे जिक्र करना जरूरी था, वरना तो मैंने तो अडानी से खत्म कर लिया अपनी बात। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अभी भी अडानी ग्रुप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बट एक बात आप समझिए कि अडानी पूरा इंडिया बिल्कुल नहीं है। अडानी एक इंडिया में एक ग्रुप है, तो कल को अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स में अगर कुछ भी ग्रुप में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम पूरा इंडिया नहीं है, पूरा इंडिया कोलैप्स बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आपको स्टॉक मार्केट में तभी दिख जाता जब हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी। आप समझिए कि जब भी कोई देश तरक्की करता है ना, तो बाकी लोग उससे जेलस करते हैं। देश का तो आप छोड़िए, आम आदमी के बारे में ही देखिए। आप जब खुद तरक्की करते हो तो आपके आसपास वाले क्या महसूस करते हैं? जलन महसूस करते हैं। अब यही चीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, जो इंडिया की जो ग्रोथ को लेके जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरीके से हम ग्रोथ करने के लिए तैयार है, ये बेसिकली बाहर जो देश है ना उनको खटक रही है बातें। आप कुछ रिपोर्ट भी आप क्लियर देख सकते हो। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि जो बाइडेन साहब का यह मानना है कि पुतिन को सिर्फ मोदी साहब या इंडिया ही बेसिकली रोक सकता है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने से। इस रिपोर्ट का क्या मतलब है? आप समझिए कि इंडिया की कितनी पावर है। यूएस वाला ये बोलता है कि अब रशिया को सिर्फ आप रोक सकते हो। मतलब आप समझिए कि इंडिया की कितनी वैल्यू हो चुकी है। ये दूसरी रिपोर्ट आप चेक कीजिए कि बाइडेन साहब और ऋषि सोनक साहब, मतलब यूएस और यूके वाले, इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने जो हमको ऑर्डर दिया उसकी वजह से हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आपने लास्ट टाइम कब ऐसा सुना था? हम तो हमेशा यही सुनते कि बाहर वाले हमको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आपने ऐसा कब सुना था कि हमारी वजह से बाहर वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? आप देख सकते हैं एप्पल का ये बोलना है कि हम 50% मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में करेंगे। तो ये सब फैक्टर्स आप देखिए कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ऐसी जगह पे है ना कि अब आने वाला सुपर पावर इंडिया ही बनने वाला है। इसकी वजह से अब इंडिया में बहुत सारी साजिशें बनेगी जो इंडिया के खिलाफ बोलेंगे। और ये अडानी का जो मैटर है ना, ये पहला नहीं है। आप याद रखना मेरी बात को, आने वाले 5 साल 10 साल में आपको इतनी रिपोर्ट निकलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब अगर कोई रिलायंस के खिलाफ रिपोर्ट निकाल लेता या टाटा के खिलाफ निकाल लेता है, बिरला के खिलाफ निकाल लेता, तो ऑब्वियस सी बात है लोग तो भरोसा नहीं करते, है ना। क्योंकि अब अडानी एक ऐसा ग्रुप है जो सबके रडार पे भी था और सबको चुप भी रहा था। अब आप सोचिए, इतना एक आदमी इतना ग्रो करके सबसे वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन जाता है, वर्ल्ड के टॉप 5 में आ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो सब बहुतों की नजर में खटक रहा था। देखो, गलत सही की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, हमको पता है अडानी ग्रुप में प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक अलग बात हो गई। तो अगर आप देखिए कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है ना, अब आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में आपको बहुत सारे ऐसे निगेटिव चीजें दिखेगी और ये चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हैं एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। द रनवे इज रेडी, नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सबसे पहले आपको एफआईएस की डेली एक्टिविटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, 10 फरवरी को एफआईएस ने करीब 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग की और लास्ट पूरे वीक में एफआईएस वर नेट बायर्स। दिस इज दी डेटा ऑन ट्यूसडे, करीब 1300 करोड़ के आसपास की बाइंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन करीब 450 करोड़ के आसपास की बाइंग है। उसके बाद थर्सडे के दिन करीब 1500 करोड़ के आसपास की बाइंग है। फ्राइडे के दिन एफआईएस वर नेट सेलर। तो बेसिकली ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में अब एफआईएस को इंडियन स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ रही है, इंडियन कंपनीज में दिलचस्पी आ रही है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। और आप बात समझिए ना, इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके पास और ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा, सबसे जो देश है वो हम ही है फिलहाल ग्रोथ के लिए। इतने सस्ते लेबर्स हमारे पास अवेलेबल है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पूरी दुनिया रिसेशन इन्फ्लेशन की बात करिए, हमारे पास ग्रोथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एफआईएस अगर शॉर्ट टर्म में पैसा निकाल भी रहे, ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म में हम लोग रिलेटिवली बाकी इमर्जिंग मार्केट से थोड़े महंगे हैं।
तो शॉर्ट टर्म का तो ट्रेडिंग अपना चलता रहता है, थोड़ा बहुत पैसा निकाल रहे होंगे, बट लॉन्ग टर्म में उनको यहाँ पे पैसा डालना जरूरी है। तो ये जो डेटा आपने जो शॉर्ट टर्म में देखा, ये डेटा अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन है दैट इंडिकेट्स के एफआईआईज की जो बाइंग है वो धीरे धीरे अब इंडियन मार्केट में रिज्यूम हो रही है। अब अगर हम लोग चार्ट पे जाएं और निफ्टी के चार्ट की मैं आपके साथ बात करूं, तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आप देखिए लास्ट वीक में अगेन एक ब्रेकआउट हुआ था वेडनेसडे के दिन, और थर्सडे और फ्राइडे के दिन वो ब्रेकआउट ने सस्टेन नहीं किया और हम वहाँ से वापस गिर गए। तो लास्ट लेवल में जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात की थी कि 17,950 के ऊपर जैसे ही निफ्टी क्लोज हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि नीचे का जो बॉटम है ना वो लग चुका है। इसका क्लियर मतलब है, अभी भी आप देखिए हम 17,950 के आसपास क्लोज हुए, इसका मतलब है ये जो बॉटम है 17,350 के आसपास का जो बजट डे के दिन हमने बॉटम लगाया था, ये काफी हद तक कंफर्म हो चुका है कि अब ये लेवल हम लोग ब्रेक नहीं करने वाले। अब अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो फ्राइडे के दिन जो लो बना था, फ्राइडे के दिन जो लो बना था, मतलब अगर आप समझिए कि 17,800 के आसपास, अगेन इस मार्केट को एक ये वाला जो लेवल है इसके आसपास 17,850 के आसपास अब मार्केट को एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है तो जो मैक्सिमम डाउनसाइड है, अगेन हम जो डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो इस लेवल के आसपास निफ्टी आ सकती है, वो है 17,600 के आसपास। एनालिसिस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, जो लास्ट टाइम था अभी भी वही है, क्योंकि आप देखोगे मिला जुला के हम लोग उसी के आसपास बंद हुए। बट अगेन अगर हम 17,800 को नीचे के लेवल ब्रेक कर देते हैं तो हम लोग 17,600 तक आ सकते हैं। बट अगेन इन दैट केस द रिकवरी विल बी वी शेप एंड हम लोग यहाँ से ऊपर जाने को तैयार है। अब अगर देखोगे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रही है। इनिशियल फेज में आप समझिए एक बॉटम बनी हुई है और यहाँ से धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रही है। एग्जाम्पल याद है, लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी दोस्तों वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी वैलिड है। जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो आप समझिए कि कोई भी बहुत ज्यादा श्योरिटी से नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, कि किस हिसाब से निकलेगी। देखिए आप डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट टाइम प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो डायरेक्शन के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं, अभी भी हम ऊपर ही जा रहे हैं, बट ये बोलना कि एग्जैक्टली कब होगा देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरा मानना ये है कि ये जो कंसोलिडेशन है जो इस लेवल पे हो रही है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं चाहता हूँ कि कंसोलिडेशन यहाँ हो। बिकॉज अगर कंसोलिडेशन 18,500 से लेकर 19,000 के बीच में होती ना तो लोगों की हिम्मत नहीं होती लेने की और मार्केट वहां से निकल जाती। बट 17,500 के आसपास अगर कंसोलिडेशन होना तो ये तो बेसिकली लोगों को इन्विटेशन दे रही है कि चल भाई तू ले ले, अब मेरे को ऊपर जाना है। बट द ओनली पॉजिटिव इज अडानी की जो खबर है, जो निगेटिव खबर है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव है। बिकॉज मार्केट भले नीचे लेवल पे कंसोलिडेट करे बट अडानी की खबर लोगों को लेने नहीं दे रही। तो अच्छा पॉइंट ये है कि जब तक लोग डरेंगे नहीं लेंगे ना तब तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में भी अगेन कंसोलिडेशन, अब लास्ट वीक में मुझे ऐसा लगा था कि इसी वीक में ब्रेकआउट होना चाहिए और हुआ भी ब्रेकआउट बट सस्टेन नहीं किया। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, अगर नेक्स्ट वीक भी आप समझिए इसी रेंज में मार्केट अगर रुक जाती है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब फिर एक खबर खराब है अपने साथ और वो खबर से जॉर्ज सोरस वाली। इसका मतलब है अगर ये लेवल पे मार्केट टिकाती है और खराब खबरें आती है तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन, दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ साइन। अगर अच्छी खबरें होती और मार्केट अगर इस लेवल पे रुकाती तो आप समझिए वो निगेटिव होता है ना। आप सब बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, अगर मार्केट इस लेवल पे रुकाती और अच्छी खबरें होती तो निगेटिव होता, क्योंकि मार्केट ऊपर जा नहीं पा रही। लेकिन अगर खराब खबरें हैं और मार्केट इस लेवल पे टिकी हुई है तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट विल इंडिकेट दैट कि यहाँ पे लोग ले नहीं पाएंगे और मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ऊपर निकल लेगी। ट्रेन का एग्जांपल तो आपको याद है, स्टार्टिंग में ट्रेन कैसे निकलती है, धीरे 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 निकलती है और एक बार जब ट्रेन पकड़ लेती है स्पीड तो फिर रुकती नहीं है। तो आप क्लियर कट अपने लिए लेवल क्या है, ये जो लेवल है क्लियर कट, अगर मैं आपको बोलूं 18,200, अब आप लेवल एकदम ध्यान से देखिए, आज हम 17,950 के आसपास है। अगर मार्केट ने नीचे 17,850 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस कि हम 17,600 तक आएंगे। उसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी हम लोग आने वाले हैं। तो 17,600 मतलब यहां से 2% की करेक्शन पॉसिबल है एंड, लेकिन 17,600 मार्केट ऐसे आएगी और निकल जाएगी। और ऊपर में अगर आप समझ लीजिए 18,200 के ऊपर हम क्लोज कर लिए और ये कंफर्म हो चुकी है, ये बॉटम कंफर्म हो चुकी है। अब अगर आप ये बोलोगे कि बॉटम टूट जाएगी, जॉर्ज सोरस साहब ने ऐसा बोला, कुछ नहीं होने वाला। खराब खबरें तो जिंदगी भर चलेगी, कि वो तो चलते ही रहेगी, है ना। अब इंडिया है, जब देश तरक्की कर रहा है तो लोग तो टांग खींचेंगे, अब ये तो चलने ही वाला है, बट उसका इंपैक्ट मुझे नहीं लगता मार्केट में होना है। ये टाइम पे नहीं हुआ जब ये अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन 20 लाख करोड़ के आसपास थी, तब नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। एंड जैसे ही 18,200 के ऊपर अगर मार्केट यहां से निकल जाती है तो आप समझिए द नेक्स्ट टारगेट विल बी डायरेक्टली दिस 19,000। सो 18,200 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाती है तो 19,000 सीधा सीधा टारगेट है। अब कब होगा ये देखना पड़ेगा, अगला वीक हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो, क्योंकि जॉर्ज सोरस साहब की रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं होती तो कंफर्म था अगली वीक में हम ऊपर चल रहे हैं। नीचे की डाउन साइड फिलहाल मुझे एज ऑफ नाउ तो नहीं दिखती है, बट
अब जो भी है लेवल उसके हिसाब से देखिए। अगेन सेम चीज, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा करेक्शन भी है। अगर बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सटेंड होती है तो 40,000 के आसपास हम आ सकते हैं, जो कि 3% है। इन दैट केस द 40,000 विल बी इक्विवेलेंट टू 17,600। मार्केट ऐसे आएगी एंड अगेन वैसे जाएगी। द इंपॉर्टेंट लेवल विल बी द लो ऑफ दिस फ्राइडे का लो। अगर ब्रेक हो जाता है तो आप मान के चलिए कि 40,000 के आसपास तक हम आ सकते हैं। 40,900 का लो लगा हुआ है, 40,000 तक हम आएंगे, ऐसे ऐसे करके हम निकल जाएंगे। अगेन अगर मैं बाकी चीजों की भी बात करूं, इंडिया विक्स आप देखिए कि अगेन 12-13 का इंडिया विक्स आ चुका है। इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट कि वॉलिटिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मार्केट एकदम टाइट रेंज में। तो कुछ ना कुछ यहां से मुझे लगता है ब्रेकआउट होगा। जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा या कुछ तो हलचल होए, नीचे आके ऊपर जाए, कुछ तो इंडिया विक्स तो बिल्कुल बता रहा है कि कुछ ना कुछ होने को तो तैयार है। और आपको पता है कि मेरा तो मानना है कि जो होना है वो ऊपर साइड ही होना है। अगर हम मिड कैप की भी बात करें तो अगेन पूरे ऑल किसी ने कोई किया ही नहीं देखा जाए तो। स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं, कुछ भी इशू नहीं है। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है। मुझे एक बात बताइए, ये जो न्यूज़पेपर में हर जगह हल्ला चल रहा है, अडानी ग्रुप ऐसा वैसा है, देखिए एक बात आप समझिए कि कोई भी देश ना इंडिविजुअल नहीं होता, हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आज 1 लाख करोड़ का कर्जा इंडिया का नहीं है, अडानी का, बाहर का है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2008 में मार्केट गिरी थी, हमारा प्रॉब्लम था क्या? किसका था? है ना। 2008 का लेमन ब्रदर का कोलैप्स जो था वो यूएस में था। अगर आप नहीं देखें कि यूएस में क्या हुआ था 2008 में, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप चेकआउट कर लीजिए। वहां पे हमारा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, फिर भी हम गिरे ना। तो आज आप समझिए कि हम एक मजबूत इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी इतनी ज्यादा वेटेज है। तो कल को अगर सच में अडानी ग्रुप में प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी, तो सबसे पहले ना आपको इंडिया के चार्ट छोड़ो, सबसे पहले आपको यहां दिख जाता डाउ जोन्स में। इंडिया की इकोनॉमी लपेटे में आ गई ना, तो हमारा इंपैक्ट वहां पे पड़ने वाला है। तो यहां पे तो चार्ट देख के तो कुछ नहीं लग रहा। वैसे ही अगर आप नैस्डैक का भी चार्ट देखोगे तो एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक नैस्डैक ने भी रिट्रेसमेंट की हुई है और काफी अच्छी रिट्रेसमेंट हो रही है। अगेन नैस्डैक ऑल्सो रेडी टू टेक अप मूव। सबसे दुनिया में देखो ना, सबसे प्रॉब्लम ना यूरोपियन कंट्रीज में एक्चुअली, ये रिसेशन वगैरह को लेके। और ये देखिए यूरोपियन कंट्रीज ऑल टाइम हाई पे। ये आपके सामने यूके का चार्ट है, ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। ये आपके सामने कैक का चार्ट है, ये देखिए, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे। ये आपके सामने डेक्स का चार्ट है जर्मनी का, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे। तो यूरोपियन मार्केट में भी कुछ ऐसा कुछ खतरनाक दिख ही नहीं रहा कि हम यहाँ से बहुत ज्यादा गिरने को तैयार है। उसके बाद जैसे डॉलर की बात है, हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हम 100 लेवल के आसपास थे, 3 हफ्ता पहले जब 100 के आसपास थे, मैंने आपको बताया था कि एक बार 105 के आसपास डॉलर को आना चाहिए। अब देखिए 103.5, एंड इनफैक्ट जो डॉलर ने हाई मारा था 104.5, मतलब एग्जैक्टली 5% की मूवमेंट हमने डॉलर में पकड़ी है। एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर जब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं। तो अगर मैं आपको गोल्ड का चार्ट बताऊं, आप देख सकते हो, ये देखिए डॉलर बढ़ा और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट, 6% की गिरावट यहाँ पे गोल्ड में भी आई। तो सिंपल सी बात है। और वही आप देख सकते हो कि सिल्वर में भी गिरावट आई। तो स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। अब ये जो डॉलर है वो यहाँ से एक मूवमेंट लेने के बाद अब डॉलर ने टूटना चाहिए। 105 पे हमने बाउंस की बात की थी, हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत और बाउंस आ जाए 105 के आसपास। अभी 103.5 है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पे 105 तक जाए, हो सकता है गोल्ड सिल्वर थोड़ा और गिर जाए। उसके बाद ये घूम जाएगा, नीचे गिर जाएगा। गोल्ड और सिल्वर जितनी करेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग फिर निकल जाएंगे, ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो इंडियन रूपी को तो वीक होना ही है। और इंडियन रूपी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, जो कि अपने अच्छी साइन नहीं है, बट फैक्ट इज इंडियन रूपी डिप्रिशिएट होता ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जहां तक डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर्स में एज सच सब सेक्टर्स ऑलमोस्ट साइडवेज हैं। अब कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक अपनी कहानियां चल रही हैं, कोई स्टॉक चलते हैं, कोई स्टॉक रुक जाते हैं। तो सेक्टर का चार्ट देख के मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब है। अब अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल ने एक अच्छा मच अवेटेड एक बाउंस लिया था। अब क्रूड ऑयल भी यहाँ से $80 के आसपास, मतलब बेसिकली क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा कुछ डायरेक्शन लगता नहीं है। नीचे पे आप मान के चलो ये वाले लेवल के आसपास 75 और ऊपर में 90 के आसपास। अब क्रूड ऑयल में जो एक बहुत कुछ बड़ा मूवमेंट होगा नहीं, इसी रेंज में क्रूड ऑयल यहाँ पे घूमता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड में जुड़ना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, पूरे डिटेल्स फिल कीजिए। मैं आपको कॉल करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, हमारे साथ जुड़िए, आपको एक ग्रुप में जोड़ूंगा और लाइफ टाइम आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी। जुड़िए और एक अच्छी वेल्थ बनाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, लास्ट कुछ वहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहता हूँ, कुछ बाय सेल की जो मैंने किया बताता रहता हूँ।
तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।